अभ्यास टेस्ट सीरीज में माइनर टेस्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस की बात करते हैं और इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोनेट ड्यू टू। क्या बोला जा रहा है आपको? पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। मान लेते हैं अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप, तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप अगर इससे बॉन्डेड है तो आप देखो मिथाइल ग्रुप का इस कार्बोनेट की स्टेबिलिटी के लिए दो इफेक्ट यहां पर हमें मिलेंगे। एक तो हम बात करेंगे इसका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हम बात करेंगे इसका प्लस एच इफेक्ट, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से जो कार्बन बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो अल्फा हाइड्रोजन है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि कार्पेटाइन में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट जो होगा वो कार्पेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि दिस कार्पेटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। बिल्कुल सही। रेजोनेंस? नो, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप का कार्पेटाइन के साथ में रेजोनेंस के लिए जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ऐसा कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें यहां पर नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी यहां पर नहीं होगा, राइट। और अगर बात की जाए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की तो यस, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहां पर हमें मिलने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया हुआ है जहां पर हमें बात करना है 3 कार्पेटाइन्स आपको कार्पेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन आपको दिए हुए हैं और इनका हमें मैच करना है इनके साथ में। देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स इस कार्बन के पास प्रेजेंट है, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। फ्री रेडिकल में भी आप देखो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये भी sp2 हो जाएगा। लेकिन कार्बोनाइन की अगर बात की जाए तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये एक जनरल कैलकुलेशन आप लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो इस कार्बन में अगर बात की जाए तो 3 कार्बन एंड 1 लोन पेयर ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, टोटल 4, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब आप देखो ये कार्बन आपके पास sp2 है। sp2 में हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या हम बात कर सकते हैं कार्पेटाइन में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर अवेलेबल ऑन कार्बन एटम। इस कार्पेटाइन में कार्बन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो फिर इसका नेचर क्या हो जाएगा? यहां पर डायमैग्नेटिक यहां पर इसका नेचर होगा। फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो sp2 के साथ में इसका नेचर जो होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कार्बोनाइन में भी अगर बात की जाए तो देयर इज अगेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो sp3 के साथ में इसका नेचर भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक। मतलब A के लिए मैच होगा इसमें R, B के लिए मैच होगा इसमें P और C के लिए मैच होगा इसमें Q, मतलब RPQ विद ABC। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए जैसे आप जब सब जानते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल होना नेसेसरी कंडीशन है। जहां तक बात BF3 की अगर बात की जाए तो ये आपके पास BF3 लुईस एसिड है। बोरॉन के पास अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी है 6 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है 3 बॉन्ड पेयर्स के साथ में। बोरॉन इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। नाइट्रोनियम आयन के पास भी, नाइट्रोजन के पास वैकेंसी है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। PCl5 में अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड्स का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट है और थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। वैकेंट ऑर्बिटल है तो इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यहां पर तीनों ही जो आपको स्पीशीज इसमें गिवन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए अगर पूछा जाए तो आंसर तो कंफर्म है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 में इलेक्ट्रोफाइल के सेट क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। इस केस में अगर बात की जाए तो NH4+ पॉजिटिवली चार्ज तो है पर आप देखो नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स के साथ में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में 8 हो सकते हैं। इसका मतलब देयर इज नो वैकेंसी, वैकेंसी नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए इथीन विद लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, हमें इलेक्ट्रोफाइल पूछा जा रहा है। फिर यहां पर अगर बात की जाए तो H2O, देखो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है, इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब इन 3 में अगर बात की जाए तो सारी स्पीशीज जो सेट ऑफ स्पीशीज आपको गिवन है वो सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड
बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप जानते हैं, मान लो अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आप कह सकते हैं पोलर बॉन्ड है, राइट। कार्बन कार्बन बॉन्ड बीइंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो हम कह सकते हैं इस बॉन्ड के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि ये दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, सिमिलर कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में एक्सपेक्टेड है कि दिस बॉन्ड शुड बी नॉन पोलर। ऐसे ये भी दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, और अगर कार्बन के बीच में प्रेजेंट है तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि नॉन पोलर होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ये बॉन्ड यहां पर पोलर है ड्यू टू ईएन डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन विल एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ईएन डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग विल बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो, कार्बन पर अगर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है तो फिर ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस एक्सपेक्टेड नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होगी। फिर ये यहां भी डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ऑल्दो लेस देन ऑन दिस कार्बन एटम, बट स्टिल इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब यहां भी आप कह सकते हैं पोलैरिटी इंड्यूस होगी। इसका मतलब आप देखो, इस पोलर बॉन्ड ने क्या किया, इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स में पोलैरिटी इंड्यूस की है। और अगर किसी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में पोलर बॉन्ड की वजह से, एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस होती है, तो उसी को हम आई इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपको दिया है आई इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, ये गलत है इसमें, क्योंकि अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी की, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पोलैरिटी यहां पर टेम्परेरी है? नो, इस मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी है वो परमानेंट है, मतलब आई इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नो, ये तो सही आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट 53 में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। देखो, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है वो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए टेस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मे बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, when reacted with bromine in carbon tetrachloride solution, that is a brown solution। ठीक है, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रोमीन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब इस केस में एल्कीन के करस्पॉन्डिंग तो हम बात करते हैं, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अल्काइन में रिएक्शन 2 टाइम्स होगी तो प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। और इन प्रोडक्ट्स के साथ में जब हम बात करते हैं कि ब्रोमीन जब कंपाउंड पर ऐड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, तो दिस ब्राउन कलर सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। इस विजिबल चेंज के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो देखो, फर्स्ट कंपाउंड आपको अनसैचुरेटेड दिया हुआ है, मतलब इसमें टेस्ट पॉजिटिव होगा, राइट। सेकंड कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब यहां पर टेस्ट नेगेटिव होगा। थर्ड कंपाउंड बेंजीन, ऑल्दो इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन इन जनरल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, मतलब इस केस में भी देयर विल बी नो रिएक्शन मतलब टेस्ट नेगेटिव रहेगा। यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो टेस्ट पॉजिटिव रहेगा। और साइक्लोप्रोपेन की अगर बात की जाए तो ये आप जानते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन होता है और लूजली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, क्योंकि इसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक जनरल सिग्मा बॉन्ड, एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी वीक होता है, क्योंकि वीक ओवरलैपिंग से बनता है, बेंट बॉन्ड आप इसको बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट कर जाता है लाइक एल्कीन्स। इस केस में टेस्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव होता है। मतलब एक तरह से आप ये भी यहां पर बात कर सकते हैं कि बेंजीन ऑल्दो इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड बट इट डजंट गिव ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट, मतलब ये एक्सेप्शनल केस हो गया। सैचुरेटेड कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन बट ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये भी एक्सेप्शन हो गया। अब जरा देखो, हमें उन दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब एक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें टेस्ट पॉजिटिव हो और दूसरा कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें टेस्ट नेगेटिव हो। 1 and 4 का मतलब टेस्ट पॉजिटिव डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सेकंड में आपको दिया है 2 and 3, 2 में टेस्ट नेगेटिव, 3 में टेस्ट नेगेटिव, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन में दिया है 2 and 5, सेकंड में टेस्ट नेगेटिव है और 5 में टेस्ट, 2 and 5, सेकंड में टेस्ट आपके पास नेगेटिव है और 5 में अगर बात की जाए तो टेस्ट यहां पर पॉजिटिव है। और अगर बात की जाए फोर्थ ऑप्शन की 1 and
1 की अगर बात की जाए तो यहां पर टेस्ट पॉजिटिव है, 5 में भी टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं सेकंड एंड 5 की, देखो सेकंड एंड 5 में, सेकंड में टेस्ट नेगेटिव है और 5 में टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं इन कंपाउंड्स को हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूं 1 एंड 4, 1 में टेस्ट पॉजिटिव, 4 में टेस्ट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सेकंड एंड थर्ड दोनों में टेस्ट नेगेटिव है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। 2 एंड 5, 2 टेस्ट नेगेटिव, 5 में टेस्ट पॉजिटिव, यस डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और फोर्थ में 1 एंड 5 आपको दिया हुआ है, 1 में टेस्ट पॉजिटिव है, 5 में टेस्ट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 56 में आपको दिया है इन नाइट्रोमीथेन बोथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रोमीथेन, जरा देखो नाइट्रोमीथेन आपके पास ये कंपाउंड होता है और इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम इसको कोवेनेंट मान करके बात करते हैं, मतलब एक तरह से ये आपके पास नाइट्रोमीथेन है। अब जरा देखो इस नाइट्रोमीथेन में नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन होगी और इस रेजोनेंस की कंडीशन के बेसिस पर इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जरा देखो दोनों ही स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके बेसिस पर अगर मैं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर नाइट्रोमीथेन का आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और अब जरा ध्यान देना इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन है, और क्या मैं कह सकता हूं दोनों स्ट्रक्चर क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। कंट्रीब्यूशन अगर इक्वल होगा तो फिर तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ आपको यहां पर इक्वल मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यस इन केस ऑफ नाइट्रोमीथेन बोथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर ऑफ इक्वल लेंथ, और इसका रीजन क्या है रेजोनेंस, मतलब दोनों स्टेटमेंट भी सही है और जो रीजन है वो असर्शन स्टेटमेंट को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जरा रिएक्शन याद आ रही है, और सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन में आपको कार्बन डिक्रीज होकर प्रोडक्ट मिलता है, मतलब इस कंपाउंड का इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास प्रोपेन, ठीक है, CO2 एलिमिनेशन हो जाएगा, प्रोपेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, जो P प्रोपेन आपको मिला है वो हम और किससे बना सकते हैं। फर्स्ट आपको दिया है हाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। देखो आइसोब्यूटाइलिन का अगर आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आइसोब्यूटाइलिन के हाइड्रोजनेशन से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहां पर वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा आइसोब्यूटेन, जबकि प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है प्रोपेन, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है इसका। सेकेंड आपको दिया है रिडक्शन ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन ले लेते हैं और इसका रिडक्शन आपको करना है बाय यूजिंग जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, यहां पर आप देखो जब एल्काइल हैलाइड का आप रिडक्शन करते हैं यूजिंग जिंक प्लस HCl यू गेट RH एज द प्रोडक्ट। अब जरा देखो अगर मुझे यहां पर RH प्रोडक्ट मिलेगा मतलब यहां पर दिस हेलोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, तो फिर तो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा प्रोपेन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी दो ऑप्शन क्यों नहीं वो भी आप समझ लें। ट्रीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम बात करते हैं कि अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल्स यहां पर रिएक्ट करेंगे ट्वाइस Na के साथ में, और जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलता है RR, मतलब इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलेगा ब्यूटेन, जबकि हमें जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो प्रोपेन प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। और कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको दिया हुआ है कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट। जरा देखो सोडियम प्रोपेनोएट आपके पास ये कंपाउंड है और इस केस में भी हम बात करते हैं देखो कि सोडियम प्रोपेनोएट के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पर भी जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी ब्यूटेन, मतलब इस केस में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एल्कीन गिवन है, HBr के साथ में रिएक्शन है, पेरोक्साइड आपको दिया हुआ है, खराश इफेक्ट। क्या आप जानते हैं रिएक्शन को पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब इस केस में HBr का जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है और उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहां पर आपको
ओजोन के साथ में रिएक्शन गिवन है, फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक प्लस H2O, ओवरऑल प्रोसेस इज ओजोनोलाइसिस। और जिंक की प्रेजेंस में जब आप कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करते हैं एल्कीन का, तो मैं हमेशा इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, मतलब इस केस में लेफ्ट वाले पार्ट से प्रोडक्ट होगा कीटोन एसीटोन और राइट वाले पार्ट से प्रोडक्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसीटोन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में जैसा कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है ऑक्टेट। अगर आपके पास डिफरेंस स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि वन इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, other is having incomplete octet, then complete octet structure will be more stable than the structure having atom with incomplete octet. चलो देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो although nitrogen is positively charged but with 4 bond pairs octet complete है। यहां पर आप देखो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आप कह सकते हैं octet incomplete है, राइट। यहां पर आप देखो फिर से नाइट्रोजन पॉजिटिव है बट 4 बॉन्ड्स के साथ में ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहां पर आप देखो इस नाइट्रोजन के पास अगर आप चेक करेंगे तो इट इज हैविंग 2 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज इनकंप्लीट। इसका मतलब देखो थर्ड एंड फोर्थ में ऑक्टेट इनकंप्लीट है, जबकि 1 एंड 3 में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर तो 1 एंड 3 आर मोर स्टेबल देन 2 एंड 4। अब 1 एंड 3 में देखो दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम बात करते हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज, लेकिन यहां तो दोनों में चार्जेस हैं, तो हम बात करते हैं चार्ज ऑन एटम। जरा देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज तो सेम एटम पर है बट नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस है, यहां पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। मोर ईएन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, मतलब 1 विल बी मोर स्टेबल देन 3। 2 एंड 4 की अगर बात की जाए, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट इनकंप्लीट है, यहां पर कार्बन और यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकंप्लीट है। हम बात करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकंप्लीट होना ज्यादा खराब है, मतलब ये लेस स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो जाएगा 2 एंड 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। जरा देखो ऑप्शन 1 3 2 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन आपको करना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ में जरा आप देखो यहां पर sp कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसमें भी sp कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बट यहां पर दोनों sp कार्बन से कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, मतलब ये तो बात क्लियर है 1 एंड 3 में हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद sp कार्बन, being more electronegative atom sp carbon, इससे attached hydrogen will show acidic character, मतलब 1 and 3 are more acidic than 2, ये बात तो क्लियर। अब 1 and 3 में अगर बात की जाए तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यहां पर आप कह सकते हैं कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, जबकि यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप शोज प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं 3 विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। So the correct answer is 312. So the correct answer is option 4. Next question में आपको HBr ऐड करना है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मतलब H+ will go on that unsaturated carbon where number of hydrogen is more, मतलब इसका जो X प्रोडक्ट होगा वो तो आपको ये मिल जाएगा। फर्दर आपको HCl ऐड करना है, फिर से मार्कोनिकॉफ रूल, और यहां पर हम बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड की, एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड negative part of the reagent, मतलब Cl negative will go on that unsaturated carbon where negative part is already present, मतलब जहां पर ब्रोमीन प्रेजेंट है वहीं पर नेगेटिव पार्ट जाएगा, तो फिर तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा वो ये कंपाउंड मिल जाएगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑन मिडिल कार्बन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको दिया हुआ है, आपने पढ़ा है एसिटाइलिन को जब आप रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब से पास करते हैं तो पॉलीमराइजेशन के थ्रू, ट्राइमराइजेशन के थ्रू यहां पर बेंजीन फॉर्मेशन होता है। आगे जरा देखो आपको यहां पर एसिटाइलेशन दिया हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन होगा, AlCl3 लुईस एसिड है, ये हैलोजन को कैरी करेगा और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा CH3CO+, और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करके H को रिप्लेस करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड दैट इज एसिटोफिनॉन COCH3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन कंपाउंड। क्लोरोबेंजीन आपको दिया हुआ है कि हम बात कर सकते हैं क्लोरीन इज मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग क्यों बोला है, क्योंकि क्लोरीन +M भी शो करता है और -I भी शो करता है, और जैसा कि आप जानते हैं यहां पर हेलोजन एक्सेप्शनल केस होता है जहां पर -I इफेक्ट डोमिनेट करता है +M को, और अगर माइनस इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है मतलब ओवरऑल इसका इफेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होगा, क्योंकि -I वैसे भी वीक होगा, और साथ में अगर +M भी है
तो प्लस m का इफेक्ट माइनस i को और वीक बनाएगा, तो ओवरऑल है तो ये विड्रॉइंग मतलब डीएक्टिवेटिंग है, बट मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यस, बिल्कुल सही है, क्लोरीन का प्लस m इफेक्ट होता है एंड प्लस m ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है इसमें, दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। कंपाउंड हैज डायपोल मोमेंट लेस देन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। जरा देखो, एक तो आपको दिया है क्लोरोबेंजीन और एक आपको दिया है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और ये बोला जा रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट जो है वो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन से कम है, लेस है। बिल्कुल सही बात है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आप देखो, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन साथ में इसका प्लस एम इफेक्ट भी है, और प्लस एम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में भी होगी। मतलब आप कह सकते हैं इसका प्लस एम इफेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके माइनस आई विड्रॉइंग इफेक्ट को कुछ वीक करेगा, सप्रेस कर देगा। मतलब इसका जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो 100% यहां पर काम नहीं कर पा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इसमें कम होगी। जबकि यहां पर 100% माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, तो ओवरऑल इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग अगर इसमें ज्यादा होगी तो फिर तो हम बात कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा जनरेट होगी। पोलैरिटी अगर ज्यादा जनरेट होगी तो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मतलब कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जो है वो लेस देन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। देखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन इज ऑलवेज लेस स्टेबल देन ऑन सैचुरेटेड कार्बन। मतलब जो मोर स्टेबल होगा वो इन तीनों में से कोई होगा, ये तो जाएगा सबसे लास्ट में। चलो देखो, इस केस में देयर इज नो रेजोनेंस, यहां पर देयर इज 1 pi bond इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। और यहां पर आप देखो 2 pi bonds का रेजोनेंस इसे मिलेगा, तो फिर तो इस केस में बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेंस इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब इन 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड कार्बोकेटायन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यहां पर आप देखो ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू इस केस में ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एंटी एडिशन होकर के ब्रोमीन ऐड होकर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो ब्रोमीन और आयरन मिलकर के ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। देखो, इस केस में तो Br+ फॉर्मेशन होगा नहीं। Br+ फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो पूरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बट यहां पर ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ESR होगा, और ESR होकर के यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा इसमें पैरा ब्रोमोस्टाइरीन। ये ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो X इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सही बात है। Y इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही बात है। इन फॉर्मेशन ऑफ X एंड Y इलेक्ट्रोफाइल इज Br+, ये गलत है। दोनों में Br+ नहीं है, यहां ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, यहां पर Br+ है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। और X एंड Y, देखो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। X एंड Y आर एरोमेटिक प्रोडक्ट्स, ये दोनों एरोमेटिक है, ये बात सही है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 पर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको एल्कीन गिवन है, H2H+ दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर होगी। और इस केस में हम बात करते हैं, पहले तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा H+, और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के साथ में यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ये, और इसमें होगा हाइड्रेट शिफ्ट, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, और इस शिफ्टिंग के थ्रू यहां पर हम बात करेंगे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, और इस कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू आपको फाइनली ये स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाएगा, और इस पर फिर वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद में H+ रिलीज कर देगा, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें ये अल्कोहल। मतलब इस केस में ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन में ये बनेगा लेकिन एज अ माइनर प्रोडक्ट बनेगा। फिर आपको दिया टर्शरी अल्कोहल, क्या मैं कह सकता हूं जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो टर्शरी अल्कोहल भी है। मतलब इस केस में फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों यहां पर सही होंगे इस क्वेश्चन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर एल्कीन गिवन है KMnO4H+। याद करें, ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 गिव्स प्रोडक्ट सिमिलर टू ओजोनोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ जिंक। तो जिंक की एब्सेंस मानते हुए अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करता हूं तो यहां पर मुझे प्रोडक्ट मिलेगा एसिड। मतलब कंपाउंड X यहां पर क्या होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से सेम एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब वो कह रहा है कि X कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय, हम X का फॉर्मेशन और किसके थ्रू कर सकते हैं। जरा देखो, ये कुचरॉफ्स रिएक्शन है
और कोचेरोव्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है एसिटाइलिन से वो मिलता है एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर ये प्रोडक्ट तो मैच नहीं कर पा रहा है। ओजोनोलाइसिस आपको दिया है देखो जिंक की एब्सेंस में, और जिंक की एब्सेंस में ओजोनोलाइसिस में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो ही प्रोडक्ट KMnO4 ऑक्सीडेशन में मिलता है। मतलब इस केस में भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड जो कि इस प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। यहां पर आपको एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन होती है E2, तो फिर तो बेटा इस केस में एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन होकर ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। फर्दर जब एलिमिनेशन होगा तो एल्काइन फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही लो यील्ड के साथ मिलता है। मतलब इस केस में भी ये कंपाउंड तो आपको नहीं मिलेगा। तो X कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है P प्लस HI। याद करें P प्लस HI, इसे एल्केन पसंद है, मतलब यहां पर एल्केन फॉर्मेशन होगा। इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ब्यूटेन, और AlCl3 प्लस HCl आइसोमराइजेशन करता है, अनब्रांच्ड एल्केन को ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो ब्यूटेन जो होगा एन ब्यूटेन वो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस केस में अगर हम बात करें प्रोडक्ट Y की तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR के लिए रिंग पर एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। जहां तक नाइट्रो ग्रुप की बात है तो आप देखो सब में कॉमन ग्रुप है नाइट्रो, तो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है क्लोरीन, इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। विड्रॉइंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप का प्लस H इफेक्ट डोमिनेट करेगा, OH ग्रुप का प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करेगा। नाइट्रो ग्रुप इज अगेन माइनस M ग्रुप। तो फिर तो आप देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट है वो यहां पर प्रेजेंट है प्लस M, मतलब कंपाउंड 3 विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर ESR। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड माइनर टेस्ट 2 के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित विजय आज आपके लिए माइनर टेस्ट 2 के फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो टाइम खराब ना करते हुए और हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। ये पहला क्वेश्चन है 48, ठीक है जी। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। इसमें नंबरिंग आप ऐसे नहीं सोचो 48 49 नहीं है। जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो नंबर के क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं। इसमें ऑर्गेनिक भी है, तो जो बीच के नंबर स्किप होंगे वो आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे, तो वो ऑर्गेनिक के भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे जैसे से रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिकॉर्ड करता हूं आपके लिए। देखिए जी, क्वेश्चन है द 0.001 m solution of magnesium nitrate is adjusted to pH 9. Ksp of magnesium hydroxide is 8.9 into 10 to power minus 12 at this pH। आपसे बोला जा रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो केएसपी है वो हमको दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है कि भाई क्या होगा, पीपीटी मिलेगा नहीं मिलेगा। आप शायद कंडीशन जानते होंगे, पीपीटी मिले उसके लिए क्या जरूरी है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो केएसपी से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रेसिपिटेट किसका ला रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ला रहा है। इसका मतलब आपको जो आयनिक प्रोडक्ट लाना है, आयनिक प्रोडक्ट किसके लिए लाना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। करना क्या है, मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन और OH माइन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। उसका इससे आप एनी प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसको हम केएसपी से कंपेयर करेंगे। देखिए आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन दे रखी है, ये सोल्ट है, तो जो कंसेंट्रेशन मैग्नीशियम नाइट्रेट की होगी वही हमारे मैग्नीशियम आयन की होगी। इसका मतलब मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन 0.001 का मतलब 10 टू पावर कितना आ गया, -3। ये 10 टू पावर -3 आ गया। चलिए जी, अब हमको OH की कंसेंट्रेशन लानी है। क्वेश्चन में दरगा पीएच कितना दिया हुआ है, पीएच कितना 9 है। आपको पता है पीएच अगर 9 है तो फिर जो पीओएच होगा, पीओएच कितना होगा, पीएच और पीओएच का सम कितना होगा 14। 14 में से 9 को माइनस किया, कितना बन गया आपका 5। यहां से जो OH आयन है उसका कंसेंट्रेशन आता है 10 टू पावर -5। ये OH आयन का कंसेंट्रेशन आ गया। चलिए जी, इसमें जो OH आयन है उसका कंसेंट्रेशन कितना हो गया 10 टू पावर -5। इसका हमको स्क्वायर करना होगा। 10 टू पावर -5 का स्क्वायर 10 टू पावर -10 और 3, तो ये बन गया 10 टू पावर -10 13 10 टू पावर -13। ये तो आयनिक प्रोडक्ट आ गया। केएसपी को देखिए, क्वेश्चन में हमको केएसपी कितना दे रखा, देखिए केएसपी का वैल्यू हमारे पास है 8.9 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखा है -12 दे रखा है। दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना आपके लिए आसान तब होगा जब दोनों की पावर एग्जिस्ट हो, तो आप आराम से कंपेयर कर पाएंगे। एक काम करें, इसको भी हम 10 टू पावर -13 में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 89 बन गया। 10 से डिवाइड करके उधर ले गए तो 10 टू पावर -13 आ गया। आप कंपेयर करिए। एक तो आपके पास में क्या है, देखिए
आयनिक प्रोडक्ट है 10 टू पावर -13, केएसपी हमारे पास में 89 इंटू 10 टू पावर -13। इसको देख के क्या पता लग रहा है कि हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है वो केएसपी से कम है। आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से क्या कम है? अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से कम है तो पीपीटी हमको नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट प्रेसिपिटेट। सेकंड आंसर दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं 49। देखिए 49, 8 मोल ऑफ गैस AB3 आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूबिक कंटेनर, इट डिसोसिएट। आपको 2AB3 रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन हमको दरकार है 2AB3 है, ये सब गैसेस है। इससे हमको मिलेगा क्या? एक तो मिल गया हमको A2, साथ में हमने लिख दिया है 3B2। ये लीजिए मोल कितना 8 मोल है, T इक्वल टू 0 पर। इसका मोल कितना लिया हमने? T इक्वल टू 0, इसका 8 मोल लिया। ये 0 होगा, ये 0 होगा। हम चले इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? इसकी स्टोइकियोमेट्री बन गई 2:1:3। इसकी स्टोइकियोमेट्री होगी, इसको क्या लिखा जाएगा? 8 माइनस क्या बनेगा? 2x बनेगा, x बनेगा, और ये हो गया हमारे पास में 3x। चले जी, और क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम कितना दिया? 1 डेसीमीटर क्यूबिक दिया। बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, डेसीमीटर क्यूबिक को चेंज करने बैठ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूबिक, 1 डेसीमीटर क्यूबिक का मतलब 1 लीटर ही होता है, इसलिए चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम 1 लीटर है। चलो 1 से डिवाइड किया, ये तो मोल है, हमको इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो भी आने वाला है। चलिए जी, आपसे क्या बोला? एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ A2 इज फॉर्म। इक्विलिब्रियम A2 का मोल कितना बना? 2 मोल, और A2 का मोल तो कितना? x है ना। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमको x का वैल्यू कितना दे दिया है? 2। x की जगह हम 2 रख देते हैं। x की जगह 2 रखे तो x की जगह चलो जी हमने 2 रख दिया तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। 8 माइनस 4 4 बनेगा। x की वैल्यू 2 रखा, ये 2 बन गया। 3 2 जा 6 बनेगा। यहां से हमसे क्या पूछा जा रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर देखें तो क्या लिखेंगे इसके लिए? A2, ये लिखा हमने 2, ये तो 2 आ गया है, और B2 का क्यूब बनेगा तो 6 का क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये लीजिए यहां तक बन गया। अपॉन 4 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। 4 इंटू 4 कर दिया। इसको सोल्व करें, ये क्या हो गया? 2 2 जा 4, 2 से कितना हो जाएगा? ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 से 2 टाइम हो गया, और 2 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स। 2 से कितना बनेगा? ये 3 बनेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये लीजिए इसका 27 आंसर आ गया। 4 ऑप्शन देखे, आंसर देंगे थर्ड आंसर दिया जाएगा 27। और यूनिट तो एक ही सकते हैं ना। आपको पता है केसी जो है ना, केसी यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर का पावर डेल होता है। इस रिएक्शन का डेल निकाले तो इसका डेल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो मोल का पावर 2 बनेगा, लीटर पावर -2 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 49 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 51 देखिए। फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम दे रखा है PbR2, हमारे पास है P/9, वेयर P इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम रेशियो Kp अपॉन P। हमसे पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमको दरकार 2NOBr, ये 2NOBr है, 2NOBr, और इससे हमको मिला है क्या? 2NO प्लस हमने लिख दिया है Br2। ये लीजिए, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पे क्या बोला? इक्विलिब्रियम पे Br2 का प्रेशर दे रखा आपको P/9। देखो इधर इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, प्रोडक्ट में देखो, क्या ये 2:1 है? बिल्कुल है सर। और Br2 का प्रेशर कितना दिया? इसने P/9 दिया। अगर ये P/9 है और ये 2:1 है तो बेटा जी फिर तो ये 2P/9 होगा। बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा, इसने क्या बोला? टोटल प्रेशर कितना है? टोटल कितना है? P है। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों का एल्जेब्रिक सम तो P आना चाहिए, और इसका कितना आ रहा है? P/9 आया, ये 2P/9 आया, तो फिर हमारा NOBr का प्रेशर कितना होना चाहिए? तो हमने बोला कि इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? P आना चाहिए। तो एक काम करो ना, P में से इन दोनों का सम माइनस कर दे तो फिर NOBr आना चाहिए। तो हम यहां से लो जी इधर निकाल लेते हैं। NOBr का प्रेशर निकाले हमने, PNOBr। तो कैसे करेंगे? P में से माइनस कर देते दोनों को, ये माइनस कर दिया हमने। क्या लिखा हमने? 2P/9 प्लस ये बनेगा P/9, लिख सकते हैं इसे। ये क्या बनेगा? P माइनस 2P/9, ये बनेगा हमारे पास में 3P/9 बनेगा। इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 6P/9, इसको हम लिख सकते हैं। ये बन गया आपका 3 से कैंसिल किया तो ये बनेगा 2/3P। 2/3P आ जाता है। इसका मतलब NOBr का जो प्रेशर है वो हमारे पास आ जाता है 2P/3। ये लीजिए, ये 2P/3 इसका प्रेशर आ गया, 2P/3। चलिए जी, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? Kp अपॉन P का रेशियो निकालना है। तो आप इसके लिए Kp का फॉर्मूला लिखे। Kp इक्वल टू क्या लिखोगे आप? Kp आएगा ना प्रेशर ऑफ NO, इसका तो स्क्वायर आ जाता है। प्रेशर ऑफ
ये लीजिए, ये Br2 आया और उसके साथ हम लिखने वाले हैं पार्शियल प्रेशर किसके लिए, NOBr, इसका भी तो स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर कर दिया हमने, वैल्यू पुट करें, ये बन गया आपका 2p/9, इसका तो हमने ये स्क्वायर हो गया है, ये बन गया आपका p/9 और इसको देखें तो ये बना आपके पास में 2p/3 और इसका ये स्क्वायर हो गया। तो यहां से इसको सोल्व करके और हम kp बाई अगर p निकालेंगे ना बेटा, इसको सोल्व करने से इसका kp/p आ जाता है 1/81। आप वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर आता है सेकंड आंसर आएगा इसके लिए, इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 54 आ गया, एयर का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर देयर अकर डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन मेल्टिंग। चले जी, आपको पता है एक फिजिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास है, आइस और वाटर का एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास H2O है, आइस का H2O सॉलिड हो गया और ये हमारे पास H2O ये लिक्विड स्टेट में हो गया। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, वो तो वाटर में लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में है, पर आपको याद होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें के अंदर जो आइस है ना, इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, और केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आइस का जो वॉल्यूम होगा वो वाटर के लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, मोर वॉल्यूम, और इधर लिखा हमने लेस वॉल्यूम। ये लीजिए, हम ये भी जानते हैं वॉल्यूम ज्यादा है, यानी एक तरह से देखा जाए तो मोल भी ज्यादा है, ऐसे समझ सकते हैं ना, V प्रोपोर्शनल टू N है, तो ऐसे लिखा हमने मोर मोल और इसको लिख दिया हमने लेस मोल। ये लीजिए, चलेंगे क्वेश्चन में क्या बोला, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अरे आपको पता है क्या प्रेशर इंक्रीज करने से होता क्या है, प्रेशर जैसे इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रिया किधर साइड होगा, क्या इक्विलिब्रिया हमारा लेस मोल साइड होगा, बिल्कुल होगा सर। लेस मोल किधर है प्रोडक्ट में, इसका मतलब आप जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रिया किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये लीजिए, आपका इक्विलिब्रिया चला गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हो गया, अब क्या आइस, अब H2 लिक्विड ज्यादा बनेगा, बोलते ना मोर H2O लिक्विड विल बी फॉर्म्ड, और इसका मतलब H2O लिक्विड ज्यादा बनेगा, लिक्विड ज्यादा, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट होगी। जल्दी क्यों मेल्ट होगी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया ना, इसलिए आइस जल्दी जल्दी मेल्ट होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये लिखा हुआ है असर्शन, और रीजन दे रखा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आइस का कंट्रैक्शन हो रहा है। आंसर देंगे फर्स्ट आंसर दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द फॉलोइंग थ्री रिएक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन K1 K2 K3 दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है K1 K2 K3 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। चलो जी, इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले K1 लिख देते हैं। K1 क्या होगा, प्रोडक्ट कंपाउंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या लिखा हमने, ये लीजिए, प्रोडक्ट इसका क्या आ गया, CO2 H2, ये लीजिए, ये तो इसका प्रोडक्ट आ गया। रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे हम, CO, और उसके साथ में आ जाता है ये H2O, ये तो हो गया K1। चलो जी, K2 की बात करें, K2 लिख के देखें इसके लिए, K2 क्या हो गया, K2 बनेगा इसके लिए CO, और उसके साथ में CO, और साथ में लिखा हमने H2 के पावर कितना आ रहा है, इसका पावर 3 आ गया है, अपॉन रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास बन गया है CH4 मीथेन, और साथ में हमने ये H2O लिक्विड बना दिया, और इसका H2 लिक्विड हो गया, यहां तक भी ठीक है। अब हम K3 लिखते हैं। चलो जी, हमने K3 लिखा, K3 भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या लिखा हमने, ये लीजिए, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया CO2 और साथ में H2 का पावर कितना है 4, याद है ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ पावर में चला जाता है, अपॉन क्या लिखा हमने CH4, और साथ में हमारे पास है H2O का स्क्वायर, ये H2 का स्क्वायर आ गया। अब देखो K1 K2 में इधर देखना, इधर H2 का पावर 1 है या H2 का पावर 3, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर तो ऐड होती है ना, तो 1 पावर 3 पावर क्या बनेगा, 4 पावर बनेगा यार, इसमें 4 पावर ही तो देखते ही मेरे को लग गया कि जो K3 होगा, K3 हमारा K1 और K2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हमको K3 मिल जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा हिंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनाते हैं बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पे ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, फटाफट से क्वेश्चन बनाए, स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। Kp अपॉन Kc रेशियो विल बी हाईएस्ट, आपसे पूछा रहा Kp अपॉन Kc रेशियो किसका हाईएस्ट होगा, आपको फॉर्मूला पता है, Kp इक्वल टू होता है Kc RT की पावर ln g, ये इसका ये रिलेशन होता है।
चलो जी, केपी अपॉन केसी आपसे क्या बोला गया, केपी अपॉन केसी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जिसका डेल्टा एनजी मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा एनजी निकाल लो, जिसका डेल एनजी मैक्सिमम है वो आंसर आएगा। फर्स्ट का डेल एनजी याद है ना, डेल एनजी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट के गैसेस मोल में से रिएक्टेंट का गैसेस मोल माइनस करेंगे। फर्स्ट का डेल एनजी निकाले, फर्स्ट का डेल एनजी आता है -1, सेकंड का डेल एनजी कितना आ गया है 0, थर्ड का डेल एनजी आ गया है 1, और इसका देखिए इसका डेल एनजी कितना आ गया 4 + 2 6, 6 में से हमने 9 को माइनस किया, 6 - 9 - 3, तो मैक्सिमम तो 1 है ना, आंसर देंगे थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, 2 mole of PCl5 were heated in a closed vessel of 2 liter at equilibrium. 40% of PCl5 dissociate into PCl3 and Cl2. Value of equilibrium constant. चलिए जी क्वेश्चन को बनाते हैं। PCl5 का डिसोसिएशन हुआ, लो जी PCl5 डिसोसिएट हो रहा है जी, देखिए PCl5 डिसोसिएट होगा, हमको PCl3 और Cl2 मिलेगा। इनिशियल की बात करें t = 0 पर इसका कितना मोल बोला 2 मोल, ये 0 0 स्टैइकोमेट्री है ना इसके लिए। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे 2 - x, x और x क्यों लिखा, क्योंकि इसकी स्टैइकोमेट्री 1:1:1 है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो 40% क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं x को डायरेक्ट 40 लिख देते, 0.4 लिख के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जबकि 40% इसका अल्फा है। आपको पता है अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है ना, अल्फा तो 0.4 है, अल्फा होता है मोल डिसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल, कितना डिसोसिएट हुआ x हुआ, और इनिशियल में कितना 2 है, तो भैया x = कितना आएगा 0.8 आएगा। जिस भी बच्चे का गलत हुआ है, गलत क्यों होता है, वो x की जगह डायरेक्ट 0.4 लिख देता है, जबकि जो ये 0.40% है ना, ये x नहीं है, ये उसका अल्फा है। तो और अल्फा होता है मोल डिसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल। चलो जी, तो x कितना आ गया 0.8 आ गया, तो यहां से इक्विलिब्रियम के मोल कितने आ गया 0.8 रखो, तो 2 - 0.8 कितना बनेगा 1.2 बनेगा, ये 0.8 बनेगा, और भैया ये 0.8 बनेगा, ये तो मोल आ गए। अरे वॉल्यूम देखे ना, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 mole heated in a closed vessel of 2 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया 2 लीटर, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी मोल अपॉन वॉल्यूम, ये बनेगा 1.2/2, कंसंट्रेशन लिख रहे हैं ना, ये बनेगा 0.8/2, और ये बनेगा आपका 0.8/2। आपको तो केसी लाना है ना, केसी लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये बन गया आपका 0.4 × 0.4/0.6। इसको सोल्व करने से आंसर आता है 0.267। सेकंड आंसर आएगा 0.267। ठीक है जी, चलो जी, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हमने आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आसान सवाल दिए, एनसीईआरटी बेस्ड, यही तो है सर्वम का पेपर। चलो जी नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसने बोला एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन है। अरे आपको पता है एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाता है। क्वेश्चन तो पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3, यानी ये पूछ रहा है ClF3 किस में इंक्रीज होगा, यानी कुल मिला के इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन लेके चला जाएगा। अब एक्सो है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो फॉरवर्ड जा सकता है, पर इसने क्या बोला, इसने बोला इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये नहीं हो सकता। रिमूवल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को रिमूव कर दो, अगर क्लोरीन को आप रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैक साइड आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अरे कौन हो सकता है, देखो ना, पर फर्स्ट आंसर एडिंग F2, अगर आपने F2 ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाने का मतलब ClF3 इंक्रीज होगा, आंसर देंगे फर्स्ट आंसर दिया जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 65, equal volume of 3 acid solution of pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel, what will be the H+N concentration in the mixture। आपसे पूछा जा रहा है, 3 सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन जिनका pH दे रखा है, इक्वल वॉल्यूम मिला दिया, तो ये 3 एसिड है ना, सारे एसिड है, तो क्या काम करे, लो सर ऐसे कर दो, NV = क्या होना चाहिए N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। चलो N1 देख, N1 अब pH कितना दिया 3 दिया, अगर pH 3 दिया H+N का कंसंट्रेशन 10⁻³ लिख दिया हमने इसको, इसका वॉल्यूम इक्वल बोला हमने V मान लिया, दूसरे का pH कितना दिया 4 दिया, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ वॉल्यूम V क्योंकि इक्वल है ना। नेक्स्ट का pH 5, तो H+N का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ इनटू V लिखोगे। फाइनल नॉर्मलिटी लानी और वॉल्यूम V + V + V, तो ये बनेगा 3V, V से V तो कैंसिल कर दो, यहां से देखें तो नॉर्मलिटी कितना आ गया हमारे पास में 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵/3। अब इसको सोल्व करना है, देखो सोल्व कैसे करेंगे, 10⁻³ कॉमन लिया,
चलो जी कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 इधर आएगा, 0.1 इधर लिखा जाएगा, 0.01 इसको सोल्व करें तो ये बन गया बेटा 1.11 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ चलो जी चेक करें तो बिल्कुल एक काम करें यार, इसको 10⁻⁴ बना है, 10⁻⁴ बनाने का तरीका क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। लो जी 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 11.1 अपॉन 3 और जिस 10 से डिवाइड किया उसको ऊपर ले गए तो 10⁻⁴ तो मेरे को दिख रहा है 10⁻⁴ के मल्टीपल में आ रहा है 11.3। अच्छा 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भैया 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन देखो फटाफट से, क्या ऑप्शन में चेक करना है 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁴ जिसमें आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। देखो ना इधर, देखो फर्स्ट में 10⁻⁴ तो है पर 1.11 है, सेकंड में 10⁻⁴ मल्टीप्लाई में है 3.7 आंसर देंगे सेकंड आंसर दिया जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। पीओएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। पीओएच ध्यान रखना कई बच्चे इसको पीएच में अरेंज कर देते हैं। चलो जी ए क्या दे रखा हमको देख लेते ना, ए की बात करें, ए कितना दिया हमको 10 टू पावर ये 0.01 MSCl, यानी इसको देख के पता लग रहा है H+N की जो कंसेंट्रेशन है, H+N का कंसेंट्रेशन कितना हो गया 10⁻⁻² हुआ। इसको देख के हमको पता लग रहा है इसका pH तो 2 होगा, जब pH 2 है तो भैया pH इसका 12 बनेगा, ये लीजिए इसका pH तो 12 आ गया। नेक्स्ट बी दे रखा है 10 टू बी को देख के पता लग रहा है OH का जो कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास में कितना है 10⁻⁻² है। इसको देख के हम लिख सकते हैं इसका तो pH भी 2 आएगा, ये pH 2 आ गया। नेक्स्ट सीएम को दे रखा है 0.001 है, अरे ये तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट दे रखा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट दे रखा है। इसको देख के क्या पता लग रहा है हमको, इसको देख के पता लग ये तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेसिक होगा। अगर बेसिक होगा इसका पीएच क्या होगा 7 से बड़ा होगा तो पीओएच तो इसका 7 से कम होगा। हम एग्जैक्ट नहीं करें, इसको अप्रोक्स लेके देख रहे, डी भी देख लेते हैं ना। डी क्या दिया 0.0 में NaCl, NaCl क्या है NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, ये तो न्यूट्रल है, इसका पीएच कितना होगा 7 होगा, तो भैया जी पीओएच भी कितना होगा 7 होगा। पूछा क्या हमसे डिक्रीजिंग, कंफ्यूज मत हो जाया करो, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है, डिक्रीजिंग है ना तो सबसे ज्यादा पीओएच किसका होगा ए के लिए, तो देखो तो सबसे ज्यादा ए के लिए हो गया। ए के बाद देखें तो फिर कौन आएगा 7 आएगा, बिल्कुल ये 7 आ गया। उसके बाद ये तो बेसिक है और इसकी बात करें फिर आएगा हमारे पास में सी और सबसे कम आएगा बी, आंसर देंगे सेकंड, ये सेकंड आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 67 100 मिलीलीटर ऑफ 0.04 m NaCl aqueous solution mixed with this one NaOH, दोनों को मिला दिया। चल हमने क्या किया, हमने HCl लिया, देखो उधर हमने एक तो क्या लिया HCl लिया, HCl में क्या मिला दिया हमने NaOH मिला दिया, क्या हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, बिल्कुल। तो हमको मिलेगा क्या NaCl प्लस हमको H2 मिलने वाला है। देखिए जी HCl कितना लिया 100 मिलीलीटर और 0.04, आप इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल लो तो इसको देख के हमको पता लग रहा है इसका हमारे पास है 4 मिली इक्विवेलेंट, ये 4 मिली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट NaOH कितना लिया 100 मिलीलीटर और 0.02, इसको देख के पता लग रहा है ये हमारे पास है 2 मिली इक्विवेलेंट, ये लीजिए दोनों को मिला दिया। तो ये तो स्टार्टिंग में, एंड में क्या होगा इसका 2 मिली इक्विवेलेंट, इसके 2 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करें, इसका कितना बचेगा 0, 2 को न्यूट्रलाइज करेगा तो भैया इसका 2 मिली इक्विवेलेंट बचेगा नहीं बचेगा। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास 2 मिली इक्विवेलेंट क्या होगा तो HCl होगा, तो HCl का तो pH लाएंगे, इसका मतलब यहां से हम H+N का कंसेंट्रेशन निकाले, कैसे निकाले मिली इक्विवेलेंट, तो कितना हो गया 2 अपॉन वॉल्यूम, ये 100 मिलीलीटर है ये 100 ml है, दोनों को मिला दिया कितना हो गया 200। इसको सोल्व करेंगे ये आ गया हमारे पास 10⁻⁻², यहां से अगर देखें तो pH आ जाता है 2, pH इक्वल टू 2, देखे तो आंसर pH इक्वल टू 2, थर्ड आंसर आएगा pH इक्वल टू 2। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, when a buffer solution of sodium acetate and acetic acid is diluted with water, अरे बफर की क्या प्रॉपर्टी होती है, बफर की प्रॉपर्टी होती है ना बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर pH में चेंज नहीं होता है। आंसर क्या देंगे H+N कंसेंट्रेशन रिमेन अनअल्टर्ड, इसका मतलब H+N का कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, मतलब pH में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, pK of weak acid HA is 4.5, the pH of aqueous buffer solution of HA। चलो जी क्वेश्चन क्या है सुनो, हमने क्या लिया, एक तो वीक एसिड लिया, ये वीक एसिड हमने ले लिया, इस वीक एसिड के अंदर क्या मिला दिया बेस मिला दिया, हमको पता है दोनों को मिला देंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको सोल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है। ठीक है जी,
इसने क्या बोला, एसिड 50% न्यूट्रलाइज हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये 50% क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। अगर 50% न्यूट्रलाइज होगा तो 50% ही बचेगा, और ये 50% न्यूट्रलाइज होगा तो सोल्ट भी तो 50% बनेगा ना। अरे यार, इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा, एक तो वीक एसिड होगा और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट होगा। अरे ये तो बन गया हमारा एसिडिक बफर। एसिडिक बफर है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पीएच इक्वल टू हो जाता है इसके लिए pKa प्लस log, और यहां लिखा जाएगा सोल्ट अपॉन क्या आता है, एसिड आता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 50% डिसोसिएट हुआ तो सोल्ट भी 50, एसिड भी 50, 50 अपॉन 50 क्या तो कितना होगा 1, log 1 कितना हो गया 0। इसको देख के हमको पता लग रहा है इसका पीएच कितना आएगा, pK, और pK हमारे पास 4.5 है तो pH 4.5 आएगा। हमने आंसर टिक लगा दिया। सेकंड, ये गलती आपने भी करी होगी, करी है ना गलती, बिल्कुल करी है। क्वेश्चन में pH पूछा जा रहा है भैया, तो pH निकालेंगे 14 में से माइनस करेंगे 4.5, आंसर आता है 9.5, 9.5, फोर्थ आंसर 9.5 हो ना। गलत हुआ ना बच्चों का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, pH पूछा जा रहा है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, solubility of AgCl will be maximum in which of the following? AgCl का solubility किसमें मैक्सिमम होगा? आपको पता है कॉमन आयन होने की वजह से solubility कम होती है। देखो KCl में Cl माइनस कॉमन हो गया, बिल्कुल हो गया, इसका मतलब solubility कम होगी। किससे कंपेयर करें, वाटर से। नेक्स्ट, AgNO3 में सिल्वर आयन कॉमन हो गया, इसमें भी वाटर से कम होगी। HCl में Cl आयन कॉमन हो गया, कम होगी। आंसर देंगे वाटर, तो वाटर के अंदर मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए उसको सोल्व करने का तरीका, जब कॉमन आयन आ रहा है तो कॉमन आयन जब भी आएगा उससे सोलिबिलिटी हमेशा कम होती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, KSP ऑफ बिस्मुथ सल्फाइड Bi2H3 इज दिस वन, सोलिबिलिटी ऑफ। अच्छा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। Bi2H3 की बात करें, लीजिए इसका KSP का फॉर्मूला बनाते हैं। ये हमने लिखा Bi2H3, इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होता है 2Bi प्लस 3 प्लस इसको लिखा हमने 3s माइनस 2। इसका KSP का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता, आपको सबको आता ही होगा। ये आ जाता है 108, इसका पावर ऑफ 5 ये आ जाता है। चले जी, अब हमको KSP कितना दिया, 1.08 दिया इंटू 10 टू पावर माइनस 73 इक्वल टू 108। इसका पावर आप ये 5 लिखने वाले, यहां से देखें इसका पावर जो 5 है ये बन गया आपका 1.08 अपॉन 108 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 73। इस डेसिमल को हटाएं तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसको सोल्व करें, ये बन गया 10 टू पावर माइनस 75। इसका पावर 5 है, यहां से अगर s निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 10 टू पावर माइनस 15। आंसर है 10 टू पावर माइनस 15, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड उसका pH कितना दे दिया, इसका pH हमको दे रखा है 12। अगर pH 12 है तो यहां से बेटा आंसर pH निकाल लेते हैं। pH कितना आ जाता है 2, pH 2 है। इसका OH आयन का कंसेंट्रेशन हमारे पास है 10 टू पावर माइनस 2, ये 10 टू पावर माइनस 2 आ गया। अगर हम इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, देखो अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर डिसोसिएट करें तो हमको देता है, एक तो देगा हमको बेरियम आयन, उसके साथ में देगा हमको 2H आयन। हम इसकी सॉल्युबिलिटी S माने तो बेरियम आयन S होगा और ये क्या होगा 2S। तो यहां से देख के बोल सकते हैं OH आयन का कंसेंट्रेशन हमारे पास आ गया है 2S। यहां से S निकाले तो OH आयन अपॉन 2, OH कितना है 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन क्या लिखा 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया मेरे पास 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये तो आ गया इसका सॉल्युबिलिटी आ गया। आपसे क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, KSP बेरियम हाइड्रोक्साइड का KSP, इसका फॉर्मूला होता है KSP बनेगा इसका 4s क्यूब, ये 4s क्यूब 4 की जगह 4 रखा, इसका क्यूब 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। इसका हमको करना है क्यूब, ये क्यूब कर देते हैं। चलिए 5 का क्यूब क्या बनेगा, तो 5 का क्यूब बनेगा आपका 125, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो बनेगा 500, ये 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सेकेंड आंसर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। A numerical value of equilibrium constant for a reaction indicate the extent of reaction। ये बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू उसके एक्सटेंट को बताइए। बिल्कुल सही बात है, Kc जितना ज्यादा होगा, Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बना, इसका उस रिएक्शन का एक्सटेंट उतना ही ज्यादा है। सेकंड, एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रेट। रेट के बारे में बताता नहीं बाबा, नहीं। आपको पता है जो रेट है ना, रेट के बारे में हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो केमिकल जो काइनेटिक्स होता है वो हमको रेट के बारे में बताता है।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमको रेट के बारे में पता नहीं लगता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है पर सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, रेट को नहीं बताता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 81 Bi2H3 इसका केस भी दे दिया, MnS का केस भी दे दिया, Hg2 इसका केस भी दे दिया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी आपसे पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो Bi2H3 की बात करें, फर्स्ट वाले की बात करें, इसका जो केएसपी का फॉर्मूला होगा, इसका केएसपी का फॉर्मूला होता है 108, इसका पावर 5 होता है। यहां से हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे नंबर 1 के लिए, मैं हिंट दे देता हूं। सेकेंड MnS इसकी बात करें, इसका जो केएसपी का फॉर्मूला होगा, इसका केएसपी का फॉर्मूला होगा S²। सी वाले पे देखें, इसका जो केएसपी का फॉर्मूला बनेगा, थर्ड वाले सी के लिए इसका फॉर्मूला बनेगा 4s³। सबकी सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए और आराम से कंपेयर किया जा सकता है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आता है सेकंड। ये तो सब बच्चों से बन ही जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे बना रखे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 एंड C2H6 रेस्पेक्टिवली आर। CH4 का हीट ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है और C2H6 का भी हीट ऑफ एटोमाइजेशन दिया। देखो CH4 का हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, मैंने सबसे पहले क्या किया, CH4 का हीट ऑफ एटोमाइजेशन से मैंने कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकाल ली। इसका बॉन्ड एनर्जी बनेगा ना 360 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। आई थिंक ये बनेगा 18, ये बन गया हमारा 90 किलो जूल। तो 90 किलो जूल क्या है मेरे पास में, CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आ गया। अरे नेक्स्ट हमको हीट ऑफ एटोमाइजेशन किसका दे रखा है, C2H6 का दे रखा है। आपको पता है ये जो C2H6 है ना, C2H6 के अंदर क्या है, तो C2H6 के अंदर सर ये देखो, ये बन गया आपका C2H, ये C2H6 बना। तो C2H6 में क्या है, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब हमको सुनो, हमको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, समझना, हमको एक तो कौन सा बॉन्ड, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसके अलावा हमको 6 कौन से बॉन्ड, 6 हमको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी चाहिए कितना, 620। ये 620 चाहिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आप तो बता दीजिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी कितना होगा। तो कैसे करेंगे, 620 में से क्या माइनस करेंगे, 6 टाइम वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड वो 90 है। ये कितना बन गया आपका 620, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया, ये लीजिए सोल्व करेंगे, आंसर आ गया है 80 किलो जूल। ये लीजिए 60 और 20 80 किलो जूल। फोर्थ आंसर है 80 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में दे रखा है, आंसर भी किलो कैलोरी में। ये किलो जूल नहीं है भैया, ये हमारा किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर से एआर का क्वेश्चन आ गया है। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूमेरिकली लेस देन 57.1। बिल्कुल सही बात है। एसिड बेस में से अगर कोई भी एक वीक है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 से कम होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन देखो, all the ion chain furnished by 1 gram equivalent of strong base are not completely neutralized by। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पता है लेस क्यों होता है, क्योंकि आपने जिसको भी वीक लिया ना, उस वीक को डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाती है, इसलिए वो जो हीट रिलीज होती है वो 57.1 से कम होगी। उसका रीजन है उस वीक का हीट ऑफ डिसोसिएशन, ना कि ये रीजन है। इस क्वेश्चन का आंसर असर्शन गलत है और सो असर्शन तो इसका सही है पर रीजन इसका गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। थर्ड आंसर दिया जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन एयर का क्वेश्चन लॉटरी लग गया आपका, तो गजब के एयर का क्वेश्चन दिया हमने आज तो। चलिए नेक्स्ट, मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट आर नॉन स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी आपको याद भी होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस होने के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर करेंगे तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। चलो रीजन समझते हैं। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो स्टेटमेंट सही है पर रीजन है क्या, रीजन सही है क्या, नहीं है। कैसे, सुनो, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा ये होता है। बिल्कुल सही बात है। आपने बोला एंडो है, टेम्परेचर आपने हाई किया तो पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सुनो, टेम्परेचर हाई करने से क्या होगा, जैसे आपने टेम्परेचर हाई किया तो टी और डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट वो ज्यादा हो जाएगा और वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो डेल्टा एस से बड़ा हो जाएगा। जैसे डेल्टा एस से बड़ा होगा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस है। तो टेम्परेचर बढ़ा से एंट्रोपी बढ़ता, वो तो बिल्कुल सही है पर ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन क्या है, आपने टेम्परेचर हाई किया तो हाई टेम्परेचर पर डेल्टा एस और टी का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, डेल्टा एस से ज्यादा होगा। इस वजह से उनका जो सम है वो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव बनने की वजह से ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आंसर देंगे सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे
थ्योरेटिकल क्वेश्चन वापस से, वेरी गुड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट का लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज द प्रोसेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्ट। ये बोला कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो उसके एनर्जी नेगेटिव, ये केवल और केवल एक सिंगल क्राइटेरिया है। हमने बोला नहीं, हमने आपको समझाया था प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो उसके दो फैक्टर है, एक एनर्जी फैक्टर है, दूसरा एंट्रोपी फैक्टर, दोनों मिलकर डिसाइड करता, अकेला डिसाइड नहीं करता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है। चलो जी, ये तो गलत दिख रहा है हमको, तो देखे तो सही कौन सा है जी। सेकंड, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज इन एंट्रोपोजिट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्लास में नोट्स में लिखवा रखा है, एनसीईआरटी की लाइन है। अरे ये जो लाइन है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एनसीईआरटी की लाइन लिख दी हमने इसके अंदर, एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर रिस्पॉन्ड, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अभी थोड़ी देर पहले नहीं आएगा कि मेन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि एंडो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही है, थर्ड भी गलत है। फोर्थ देखे तो मोस्टली ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ ये जरूर देखा गया कि मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगा। हम ये नहीं बोले कि सारी एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होगी, इसने लिखा मोस्टली, इसलिए आंसर इसका सेकंड एंड फोर्थ सही है। सेकंड एंड फोर्थ सही है, सेकंड आंसर दिया जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट 88, 88 a process has delta S 200 joule per mole, ठीक है जी। डेल्टा एस और डेल्टा एस दे रखा है, आउट ऑफ values given below choose the minimum temperature above which the process will be spontaneous। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा सी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब टी डेल्टा एस हमारा डेल्टा एस से बड़ा होगा, यानी टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इससे बड़ा डेल्टा एच कितना दे रखा क्वेश्चन में 200, ये 200 दे रखा है, और ये कितना हमारे पास में 40, दोनों जूल है, अदरवाइज ये किलो जूल भी देता है। इसका टेम्परेचर हमारा 5 केल्विन से बड़ा होना चाहिए। आंसर देंगे 5 केल्विन, थर्ड आंसर 5 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। Next question, a gas is allowed to expand in a well insulated बोलते ही insulated container, जैसे बोला तुरंत लिख देना Q equal to 0, Q 0 हो गया। A gas constant external pressure of this one from volume this to this change in internal energy। चलो जी, हमने फ्लोट अप्लाई किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस क्या हो गया W। Q तो 0 है, इसका W किसकी इक्वल आना चाहिए, सॉरी डेल्टा ही किसकी इक्वल आना चाहिए, W की इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो माइनस पी डेल्टा वी वैल्यू पुट करें। P प्रेशर कितना दे रखा क्वेश्चन में 2.5, ये 2.5 ये एटीएम में दे रखा है। डेल्टा V वॉल्यूम 2.5 से कहां गया, 4.5 गया, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो इसको सोल्व करेंगे -5, ये आ गया लीटर एटीएम में। लीटर एटीएम ऑप्शन देखें तो किस में दे रखे भैया, जूल में। लीटर एटीएम को जूल में चेंज करेंगे, 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -500 समथिंग। पूरा सोली क्यों करते हो, तो -500। अब आपको ये भी है और ये भी है, तो एक्जेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाइड बाय 101.3, आंसर देंगे सेकंड आंसर दिया जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। डाइबोरेन इज ए पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल व्हिच अंडरगोज कंबशन अकॉर्डिंग टू दिस वन रिएक्शन कैलकुलेट। ये बेसिकली हेसलो का क्वेश्चन है। कुल मिला के क्या है क्वेश्चन, इसका डेली चलाना है। इसका डेली चलाने के लिए हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा है। देखिए तो कैसे करें देखो ये टारगेट हो गया, टारगेट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, B2S6 चाहिए। B2S6 कहां से मिलेगा भैया, ये हमको 4 से मिलेगा, और किधर मिलेगा, ये तो राइट में मिलेगा, हमको लेफ्ट में, जिसका मतलब फोर्थ को तो माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। प्रोडक्ट साइड में चलो, प्रोडक्ट साइड में क्या चाहिए हमको, B2O3 चाहिए। क्या चाहिए हमको, B2O3। B2O3 किससे मिलने वाला है, तो फर्स्ट से मिलेगा, जिधर चाहिए उधर मिलेगा। यानी हमको ये समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में से हमको इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करना पड़ेगा। ये लीजिए, यहां तक तुमको समझ में आ गया। 1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ को, यहां तक हो गया। चलो जी नेक्स्ट हमको चाहिए 3H2O, और H2 गैस चाहिए। H2 गैस कहां से मिलेगा हमको, ये तो थर्ड से मिलेगा, पर ये H2 गैस हमको 1 देगा, हमको 3 चाहिए। तो जैसे ही इसको हमको 3 चाहिए, तो हमको इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ के ऐड करना होगा। पर पता है जैसे हम ऐड करेंगे ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमको 3 H2O लिक्विड मिल जाएंगे। देखो ना,
आपने ये किया तो आपको क्या मिलेगा, 3s2 लिक्विड लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे सेकंड वाले की। तो सेकंड में क्या है, उधर H2O, इधर 3s2O, उधर H2O, तो इधर भी H2O लिक्विड, उधर भी H2O लिक्विड, तभी तो कैंसिल होगा ना। तो उधर H2O लिक्विड लाने के लिए हमको सेकंड को, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, सेकंड को क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो उसका जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच कितना बनेगा, देखे तो 1 का डेल एच कितना है भैया, 1 का डेल एच है -1273, ये तो 1 का डेल एच आ गया, -4 का डेल एच है -36 है, -36 कर दिया हमने, +3 मल्टीप्लाइड बाई एक क्वेश्चन थर्ड का डेल एच कितना 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कितना 286, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 286, ये आपको काम करना है। चलो जी, इसको सोल्व करें, -1273 ये लीजिए, ये बन गया -36 प्लस ये कितना बनेगा 4 3 जा 12, और इसको से मल्टीप्लाई करें। अगर हम देखें भी ना, इसको सोल्व करें, 286 का हमको 3 टाइम्स करना है, देखें तो 3 टाइम्स 1 ये बनेगा। तो देखो 1273 और 30 से मैं अप्रोक्स देख रहा हूं 1273, और अगर ये 1273 और 36 को ऐड करें तो 1273 और इसमें हमने 7 ऐड किया तो 80 बनेगा। ठीक है, मतलब मेरे को दिख रहा है ये 12, ये 1300 और ये 2100, और इसमें से क्या मतलब 2000 के आसपास माइनस में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है मेरे को सेकेंड दिख रहा है, लीजिए -2035 किलोजूल पर मोल। आप सोल्व करके देख लेना, ये इसका आंसर आ रहा, अप्रोक्स नजर आ रहा था। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए जी, ये आपका काम हो गया। तो ये हमारे -2 के फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। चलिए जी, थैंक यू।